वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 को आप फाइल कैसे करेंगे। आज की क्लास मेनली होगी कि जो जीएसटीआर 9 के टेबल्स होती है उन टेबल्स में कौन कौन सा डेटा आएगा, कौन कौन सी टेबल हमारे यूज की है, कौन कौन सी टेबल हमारे यूज की नहीं है और हम किस शॉर्टकट तरीके से जीएसटीआर 9 इजीली फाइल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जीएसटीआर 9 फाइल करने से पहले अकाउंट्स से आप ये डेटा कलेक्ट कर लें और इस तरह से डाटा को फिल्टर कर लें। अब अगर आपको ये नहीं पता कि जीएसटीआर 9 को फाइल करने से पहले डेटा को किस तरह से अरेंज करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लास्ट क्लास का लिंक दे के रखा है। पहले उस क्लास को अटेंड करें, फिर इस क्लास को कंटिन्यू वॉच करें। और अगर आपको पता है कि डेटा की किन किन चीजों की जरूरत होगी तब आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आप क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने जीएसटीआर 9 को ओपन करके रखी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी सारे टेबल्स है मुझे यहाँ पे शो कर रही है। जीएसटीआर 9 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें एक दो टेबल्स खूब सारी होती है जिनको देख के हम डर जाते हैं और हमें लगता है कि जीएसटीआर 9 फाइल करना काफी हार्ड है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लगभग टेबल्स तो हमारे काम की नहीं है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी टेबल हमारे वर्किंग की है और कौन कौन सी नहीं है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम टेबल नंबर 19 को देखें तो इस पे लिखा हुआ है लेट फीस, यानी अगर आपने अपनी जीएसटीआर 9 ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, जैसे अभी जो अपनो फाइलिंग करना सीख रहे हैं वो 2021 का सीख रहे हैं। अब अगर 31 दिसंबर के बाद में, क्योंकि 2021 की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर के बाद में अगर आप इसे फाइल करेंगे तो 19 नंबर टेबल हाईलाइट हो जाएगी। उससे पहले फाइल करेंगे तो इसकी कोई नीड नहीं है। तो 19 वाला क्लियर हुआ। अब अपनो बात करते हैं 18, 17, 16 और 15, यानी 15 से लेके 18 तक जो टेबल्स आ रही है इन टेबल्स को काट दो, ये ऑप्शनल है, इन्हें फाइल करने की कोई नीड नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऑप्शनल है फिर भी हम इन्हें फिल करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं इनको फाइल करने के लिए बहुत हेवी डेटा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा और वो प्रॉपर वे में तैयार ही नहीं होगा और आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा। तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो 15, 16, 17, 18 को ओपन करके भी मत देखो इसमें क्या आएगा, क्योंकि ये सारी टेबल ऑप्शनल है। तो हमारे पास में 15 तक टेबल खत्म हो गई, यानी 15, 16, 17, 18, 19 तो हुई खत्म। अब हमारे पास में जो टेबल बचती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 टेबल हमारे पास में होती है। अब इन 8 टेबल के अंदर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी नीड नहीं होती। तो मैं वन बाय वन टेबल ओपन करके आपको समझाता हूं कि कौन से कॉलम में क्या फिल करना है। अब यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान से सुनना, जब भी हम 2021 फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न लगाएंगे तो 3 फाइनेंशियल ईयर हमारे इफेक्ट होंगे, 1920, 2021 और 21-22। 1920 का कुछ टैक्स ऐसा हो सकता है या कुछ ऐसी आईटीसी हो सकती है जो आपने 2021 फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया हो। तो यहाँ पे मैं इसका एडजस्टमेंट इधर ही बता देता हूँ कि 1920 के लिए जीएसटीआर 9 में, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर की आप रिटर्न लगा रहे हो एनुअल, उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के कुछ एडजस्टमेंट हो वो आपको एनुअल रिटर्न में नहीं दिखाने हैं। उनको दिखाने के लिए अलग से कोई टेबल नहीं दिया हुआ, उनको डायरेक्टली हम लेस करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो वो चीज तो खत्म हुई। अब क्या बचा, करंट फाइनेंशियल ईयर और आगे वाला। करंट का मतलब क्या हुआ, जिस फाइनेंशियल ईयर की लगानी है। कौन सी फाइनेंशियल ईयर की लगानी है, 2021। तो मेनली एक तो हमें ये जानना होगा कि अब जो 8 टेबल्स बच गए उनमें 2021 के क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे, टैक्स के, आईटीसी के और आपके टैक्सेबल वैल्यू के। दूसरा 2021 फाइनेंशियल ईयर है उसके कुछ एडजस्टमेंट हमने नेक्स्ट यानी 21-22 फाइनेंशियल ईयर में भी किए होंगे, टैक्स पेमेंट का, टर्नओवर का या आईटीसी का। वो कौन कौन से टेबल में आपको मेंशन करना है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, रजिस्टर में नोट कर लो, हमारे सामने ये टेबल नंबर 8 दिखा रहा है और इस पे लिखा हुआ है अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस टेबल नंबर 8 का वैल्यू मैच होना चाहिए, यानी टेबल नंबर 8 के अंदर मिसमैच आपका नहीं आना चाहिए। रजिस्टर में नोट कर लो, टेबल नंबर 8 में मिसमैच आया तो नोटिस आया। तो आपको जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो बाकी टेबल्स में ही कर लेने हैं। टेबल नंबर 8 हमारा एकदम नीट एंड क्लीन ही रहना चाहिए।
अब मैं आपको एक पीपीटी के हिसाब से बताता हूं कि कौन कौन से टेबल कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर को इफेक्ट करेगी। तो जैसा कि आप पीपीटी में देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे दोनों फाइनेंशियल ईयर को मेंशन कर दिया है। तो पहले तो उस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बात करते हैं जिसका आपको 9 फाइल करना है, यानी वो हुआ 2021। तो 2021 फाइनेंशियल ईयर की अगर आपको सेल्स के ऊपर बात करनी है तो उसके लिए हमारे पास में है टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5, यानी सेल्स दिखाने के लिए टेबल 4 और 5 ही है, इसके अलावा कोई दूसरा टेबल नहीं है फाइनेंशियल ईयर 2021 के। और टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 कहाँ आती है? रो 1 पे आती है। अब 2021 फाइनेंशियल ईयर की जो आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो 6, 7, 8 है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो 7 नंबर वाला जो टेबल है वो सिर्फ रिवर्स के अंदर ही काम आएगा, बाकी वो कोई यूज में नहीं आएगा। मेनली जो सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना होगा वो टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 के अंदर ही देना होगा। तो आईटीसी के लिए क्या हुआ? 6, 7, 8 हुआ, जो रो नंबर 1 और 2 के अंदर आएगा। और जो टैक्स पेमेंट का वर्किंग है, टैक्स पेमेंट कौन सा? फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी 2021 फाइनेंशियल ईयर में जितना भी टैक्स पेमेंट आपने किया है वो टेबल नंबर 9 के अंदर मेंशन होगा, जो रो 2 के अंदर होगा। तो इसे आप रजिस्टर में नोट भी कर लें, तो जिससे कि जब अपने टेबल्स के बारे में पढ़े तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए। सेम सिचुएशन कि 2021 फाइनेंशियल ईयर की कोई सेल आपने 21-22 में दिखा दिया हो, कहां तक? अप्रैल से सितंबर तक का। ध्यान रखना 2021 के जो एडजस्टमेंट होते हैं वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, यानी 21-22, लेकिन कब तक? अप्रैल टू सितंबर तक। अब अगर सितंबर के बाद का कोई एडजस्टमेंट किया है वो इंक्लूड नहीं करना है, ओनली अप्रैल टू सितंबर। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 2021 फाइनेंशियल की कोई सेल आपने 21-22 में दिखाई है तो वो आपको मेंशन करना है 10 और 11 के अंदर, जो रो नंबर 3 में है। आईटीसी के लिए 12 और 13 रो नंबर 3, और टैक्स के लिए टेबल नंबर 14। तो इसे आप नोट कर लें। अब अपनों चलते हैं पोर्टल के ऊपर और अच्छे से इनको दोबारा क्लियर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रो नंबर 1 टेबल नंबर 4। तो जैसा कि मैंने बताया 4 और 5 सेल्स के लिए। अब यहाँ पे 4 और 5 दोनों सेल्स के लिए है, तो सेल्स में भी दोनों में डिफरेंस आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस सेल्स के ऊपर आपको टैक्स पे करना है, यानी जिस भी वैल्यू का हमें गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना होता है, वो सारा का सारा डेटा टेबल नंबर 4 के अंदर ही आएगा। तो हम गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं वो दो चीजों का देते हैं, एक तो हम देते हैं सेल्स का, टैक्सेबल सेल्स का, और एक देते हैं आरसीएम। तो आरसीएम का कॉन्सेप्ट और सेल्स का कॉन्सेप्ट, टैक्सेबल सेल का कॉन्सेप्ट टेबल नंबर 4 में आएगा। तो टेबल नंबर 4 ओपन करते हैं। तो जैसे ही मैंने टेबल नंबर 4 ओपन करी तो यहाँ पे एकदम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि अगर आपने इसकी वैल्यू 20% से ज्यादा चेंज करी तो ये रेड हो जाएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे ये रेड हो चाहे हल्क की तरह ग्रीन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेन चीज क्या होती है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका है, यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स दिखाई गई है, वो डेटा आपको ऐसा का ऐसा पोर्टल पे अपडेट करना है। अब अगर वो आप अपडेट करते हो और उससे चाहे रेड हो जाए चाहे ग्रीन हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको घबराना नहीं है। अब चलो भाई वैल्यू को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है 4A, यानी ए के अंदर। तो ए के अंदर आपको B2C की सेल दिखानी है अपनी कंप्लीट। अब यहाँ पे जो ये सेल आ रही है ये GSTR1 के टोटल का आ रहा है। अब मान लो कि आपके यहाँ पे पोर्टल पे जो सेल आई वो आई 1,30,000 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में B2C का सेल है वो 2 लाख रुपीज है। तो यहाँ पे आपको 70,000 रुपीज बढ़ा देना है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है टैक्स के हिसाब से वो भी आपको चेंज कर देनी है। एन केन प्रकारेण बात वही है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो B2C है करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो ऐसा का ऐसा इसके अंदर मेंशन आपको कर देना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है B2B। तो सेम सिचुएशन, जो भी आपका B2B है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो सारा का सारा यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ऐसा का ऐसा यहाँ पे डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है इन दोनों में एक साथ ही आप एडजस्टमेंट कर लें। अब सेम चीज देखो यहाँ पे नीचे भी आता है, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो रेटेड एक्सपोर्ट और यहाँ पे लिखा है SEZ। तो मैं क्लियर कर दूं, अगर टैक्सेबल वाले आपके सेज और एक्सपोर्ट है उनको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अगर नील वाले यानी जीरो वाले सेज और एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
टेबल नंबर 4 में जो वैल्यू मेंशन करी उसका मतलब है कि इस चीज का टैक्स हमें देना है। ये टैक्स या तो हम 2021 फाइनेंशियल ईयर में 3B में दे चुके या 21-22 के अप्रैल टू सितंबर में दे चुके, और अगर नहीं दिया है तब आपको 9 के अंदर DRC 03 से पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। नॉर्मली ये एक्सपोर्ट वाले सबके लिए नहीं होते, अगर आपके लिए नहीं है तो इनमें माथापच्ची नहीं करनी है, और अगर है तो ध्यान रखना है। टैक्सेबल वाले हैं तो यहाँ पे मेंशन करेंगे, टैक्सेबल वाले नहीं है तो यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। तो ए से लेके ई तक तो आपको सेल ही दिखानी है, बात खत्म। अब आता है एफ, तो यहाँ पे आपको एडवांस दिखाना है। कौन सा एडवांस? जो ए से ई के अंदर नहीं है, यानी ऐसा कोई एडवांस जिसका आपने बिल नहीं बनाया, यानी मार्च के केस का हो गया, वो मार्च के केस का हो गया और उस फाइनेंशियल ईयर में उसका बिल नहीं बना, तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे वो एडवांस दिखाना है, ऐसे नहीं दिखाना है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब इसके जस्ट नीचे आ गया जी नंबर। जी नंबर के अंदर आपको आरसीएम मेंशन करना है। अब यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट 3B से आरसीएम आ गया। अब मान लो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आरसीएम 1 लाख रुपए का है, तो यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर लेंगे और जो डिफरेंस टैक्स होगा वो अपना DRC 03 से पे कर देंगे। फिर से कह रहा हूं, अकाउंट्स के हिसाब से इसको चेंज करना है, ना कि 9 के हिसाब से अकाउंट्स में चेंज करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए से लेके जी तक का टोटल हो गया, यानी जो भी आपने ए से लेके, यानी यहां से ए से लेके जी तक टैक्सेबल सेल आ गई, सारी आ गई, कोई नहीं बची, आरसीएम भी आ गया, उनका टोटल यहाँ पे आ गया, उनका टैक्स यहाँ पे आ गया। अब इसके जस्ट नीचे आएंगे क्रेडिट नोट और एडजस्टमेंट और अमिटमेंट्स। यहाँ पे एक चीज का ध्यान से सुनना, ये जो क्रेडिट नोट है, यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट नोट डाल दोगे यानी सेल्स रिटर्न, तो वो तो आपकी वैल्यू को माइनस करेगा, और डेबिट नोट में डालोगे वो वैल्यू को प्लस करेगा। सेम अमिटमेंट प्लस वाले में डालोगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, और माइनस में डालोगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। अब आप चाहो तो अपने क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमिटमेंट्स नेगेटिव और अमिटमेंट पॉजिटिव, उनको यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा पैनिक वाला काम हो जाएगा। और अगर आप चाहो कि मैं B2B और B2C के अंदर ही, सॉरी B2C तो नहीं होगा क्योंकि B2C तो एडजस्ट करके ही लिख देते हैं, यानी B से लेके E तक के, देखो B2E यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो B2E, यानी फिर से सुने, B से लेके E तक के कोई भी अमिटमेंट हो, कोई भी एडजस्टमेंट हो या कोई भी सेल्स रिटर्न हो, उनको आपने डायरेक्टली प्लस माइनस करके जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू ही डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दी, तो दोबारा आपको नीचे मेंशन करने की नीड नहीं है। तो इन जनरल हम उन सारी वैल्यू का कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख देते हैं, जो कि हमें नीचे दोबारा बर्डन नहीं पड़े। और अगर इस वैल्यू में आपने एडजस्ट नहीं किया है, यानी ये सेम डायरेक्टली पोर्टल की वैल्यू आ गई और आपने इसको चेंज नहीं किया, तो उस केस में नीचे वालों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के बात यही है कि दोबारा मत करना, ये ऑप्शनल है। चीज क्लियर हुई? यहाँ पे प्लस माइनस होके एन के अंदर प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी कि भाई ये आपकी टोटल वैल्यू है और इतना आपको टैक्स जमा कराना है। अब ये यहाँ पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉपर टैक्स का आ गया। अब आपको ये खेलना है कि भाई ये टैक्स आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना जमा कराया और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना जमा कराया और कितनी कैसे कैसे उसकी रिपोर्टिंग करी, वो प्रॉपर अपनों वहां पे आगे से आगे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से टेबल नंबर 4 क्लियर हुआ। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब मेरे पास में आती है टेबल नंबर 5। तो टेबल नंबर 5 में जो नील रेटेड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। काफी स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारा क्लाइंट है एक ऐसा और वो जो इनवॉइस बनाता है उसके ऊपर लिखता है कि जीएसटी पे बाय कंसाइनी, यानी वो सेल्स के इनवॉइस बना रहा है और उसकी सप्लाई पे सामने वाले को आरसीएम करना पड़ता है। उस केसेस के जो इनवॉइस है वो आपको टेबल नंबर 5 में दिखाने हैं, 4 में नहीं दिखाने हैं। ध्यान से सुन लो, 4 में उन्हीं को ही दिखाना है जिनका हमें टैक्स पे करना है। अब आरसीएम का किसी को हमने इनवॉइस दिया है, देखो बात समझो, एक तो इनवॉइस आया है वो इनवर्ड सप्लाई हो गई, उसका टैक्स हमें जमा कराना है, हमने उसको टेबल नंबर 4 में मेंशन कर दिया। एक है कि हमने इनवॉइस दिया है और उस पे लिखा है जीएसटी पे बाय कंसाइनी, उस केस में वो इनवॉइस टेबल नंबर 5 में आएगा क्योंकि वो हमारे लिए एज ए नील रेटेड है। कैसे? देखो भाई टेबल नंबर 5 को खोल लो। अब यहाँ पे देखो ये टैक्स वाले ऑप्शन तो पहले से ही डिसेबल होके रखे हैं,
यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपने कोई जीरो रेटेड करी है, देखो एक्सपोर्ट वाले और ये सेज वाले, ये भी टेबल नंबर 4 में भी थे ना, लेकिन वो टैक्सेबल वाले थे। अब आपने कोई एक्सपोर्ट करा है विदाउट टैक्स का, सेज करा है विदाउट टैक्स का, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। अब देखो सी नंबर को पढ़ो, यही है वो ऑप्शन, आपने कोई इनवॉइस रेज करा, उस पे इज आरसीएम इज एप्लीकेबल का ऑप्शन आपने यस किया है, तो उनकी डिटेल आपको इस सी के अंदर डालनी है, जो बहुत ही देखो रेयर लोगों के ही होते हैं, सबके तो होते ही नहीं है, नॉर्मली सबके तो एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड होते हैं। अब यहाँ पे कईयों की एक प्रॉब्लम रहती है कि सर हमने जो भी बिलिंग करी उसमें एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड अलग अलग नहीं करा, हमने सबको ही नील रेटेड कर लिया, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, यहाँ पे भी नील रेटेड में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन टेबल नंबर 5 में आप क्या वैल्यू डालते हो, गवर्नमेंट को उससे मतलब ही नहीं है, एज ए मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें मतलब टेबल नंबर 4 से है, क्योंकि 4 का टैक्स आपने दिया नहीं दिया, और टेबल नंबर 8 उसमें किसी तरह का कोई मिसमैच नहीं आना चाहिए, नहीं तो नोटिस आएगा 100% आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो भाई ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि अगर आपने कोई नॉन जीएसटी करी है तो यहाँ पे मेंशन कर दो, तो जो भी हमारी सप्लाई होगी वो ए से लेके एफ तक आ गई, ए से एफ तक का टोटल जी के अंदर आ गया। अब एच से लेके के तक सेम सिचुएशन, आपने कोई क्रेडिट नोट कराओ, कोई डेबिट नोट कराओ, अमिटमेंट पॉजिटिव वैल्यू, अमिटमेंट नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे आप उन्हें मेंशन कर दें। फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने ये सारे एडजस्टमेंट करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के ही यहाँ पे मेंशन कर दिया तो दोबारा करने की कोई नीड नहीं है, और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के ही यहाँ पे डाल दो, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो सेम सिचुएशन, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल नंबर 5 भी आपको क्लियर हुआ, इससे भी बैक आ गए। टैक्स से रिलेटेड हमने अब सारा काम कर लिया। अब बात करते हैं 6, 7, 8 की। सबसे पहले 7 बता देता हूं, क्योंकि 7 में ज्यादा कोई वर्किंग नहीं करनी है। 7 अब आप ओपन करेंगे। अब 6, 7, 8 किस चीज के लिए? 6, 7, 8 2021 का आईटीसी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। तो पहले 7 बताता हूं। तो 7 का एक ही यूज है कि अगर आपने कोई रिवर्स कर दिया है, 2021 का रिवर्स 2021 के अंदर ही किया है, आईटीसी का रिवर्स किया है, तो यहाँ पे H1 के अंदर मेंशन कर दो सिंगली, यानी ऊपर वालों की कोई नीड नहीं है। तो ऊपर वालों की जब नीड ही नहीं है तो क्यों उसमें माथा पचाई करनी है अपनों को। तो अगर कोई आपका रिवर्सल है तो वो H1 के अंदर ही मेंशन हम कर देंगे, यहाँ पे रीजन लिख के यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू, बात खत्म। ये 7 नंबर इतना ही काम आएगा, फिनिश। अब आ जाओ बैक। अब क्या बचा हमारे पास में? 6 बचा और 8 बचा आईटीसी का। 6 को ओपन करते हैं। टेबल नंबर 6 आईटीसी क्लेम के लिए काफी ध्यान से इसको फिल करना है, क्योंकि टेबल नंबर 6 का डेटा डायरेक्टली टेबल नंबर 8 को टच करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो टेबल नंबर 6 में क्या आ रहा है, देखो पहले ए क्या आ रहा है। ए का मतलब ये है कि 3B के अंदर आपने टोटल आईटीसी कितना क्लेम करा, तो जो क्लेम किया वो यहाँ पे आ रहा है। अब इसको आपको डिटेल में लिखना है कि भाई आपका टोटल आईटीसी था कितना, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, भाई मैंने इतना पूरा क्लेम कर लिया। अब उसके अंदर कैपिटल गुड्स कितना है, तो ध्यान रखिएगा इस बार कैपिटल गुड्स को अलग से मेंशन करना है। कैपिटल गुड्स को आप अलग से मेंशन कर देंगे। पिछली जो फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल लगाई थी उसमें हम टोटली इनपुट में ही मेंशन कर देते थे, उनको आगे अपनो मतलब ब्रेक नहीं करते थे। इस बार आपको कैपिटल गुड्स का ब्रेक करना है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आईटीसी आपने करंट फाइनेंशियल ईयर की कितनी हुई वो मेंशन करोगे, और कितना कितना आपने किस में क्लेम करा है, यानी कैपिटल गुड्स कितना क्लेम करा है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है बी में। अब आती है सी का नंबर। सी का मतलब यही है सेम, अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड से जो आरसीएम किया है उसकी जो आईटीसी क्लेम करी है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और जो रजिस्टर्ड वाले एज ए जीटीए सर्विसेज, जो ट्रांसपोर्ट के जो इनवॉइस वगैरह हमारे पास में आते हैं नॉर्मली वही रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनकी आईटीसी जो आपने क्लेम करी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिंपली आपको मेंशन कर देना डाटाबेस आपका अकाउंट रेडी है, और उसको देख के आप डायरेक्टली इसके अंदर वैल्यू इनपुट करेंगे, सिंपली हमारा काम हो जाएगा। अब डाउन आते हैं। सेम अगर इंपोर्ट फॉर गुड्स वगैरह है या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो नॉर्मली ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो वर्किंग करते हैं उनको इफेक्ट करते हैं, जो बहुत ही रेयर होते हैं, लगभग बिजनेस को ये इफेक्ट नहीं करेंगे। तो जो चीज आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं करती उनको छोड़ो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सेम अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईएसडी बेसिस पे है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आई आ चुका है। आई क्या है? सब टोटल है बी टू एच का। अब ध्यान से रखो, ध्यान से सुनोगे, ये यहां से बी स्टार्ट हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ है? बी यहां से स्टार्ट हुआ है,
और ये B2H यहां तक आ गया। अब H में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट अदर देन B, यानी जो B है इसके अंदर उस चीज को आपने मेंशन नहीं करा। मतलब ये कि आप किसी पार्टी से कोई गुड्स खरीद लेते हो और 180 डेज में उनको पेमेंट नहीं करते और फिर आप उस आईटीसी को रिवर्स करते हो और फिर उसे दोबारा क्लेम करते हो, तो उस केसेस के अंदर आपको यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है। हालांकि बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी 6-6 महीने तक पैसे नहीं देते और आईटीसी को रिवर्स भी नहीं करते, वो पड़ी रहती है, तो वो एक अलग मैटर है। अगर आपने ऐसा किया है तब आप इसे एच के अंदर मेंशन कर दो। ध्यान रखना वो इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। मान लो आपने वो वैल्यू पहले से इसमें ऐड करके रखी है तो फिर एच के अंदर आप रिक्लेम में मत लिख देना, क्योंकि फिर वो दोनों सम हो जाएगा तो फिर वो एक्सेस हो जाएगी। इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। सिंपली ये हमारा वर्किंग हो चुकी है और इसके अंदर स्पेशली ज्यादा कुछ भी नहीं है और आप डायरेक्टली इसको बैक टू GSTR9 डैशबोर्ड पे आ सकते हो। तो टेबल नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ, 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम वही वर्क कर रहे हैं जो 2021 तक ही सीमित है। 2021 के जो वर्किंग हमने 21-22 में करी है उसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है। अब हमारे पास में आता है टेबल नंबर 8 को हम लास्ट में कर लेते हैं क्योंकि मेनली एंडिंग में काम हम टेबल नंबर 8 का ही करते हैं। अब मैं आपको पहले 9 करवा देता हूं। तो 9 टेबल किस चीज का है? 9 टेबल है कि आपने करंट फाइनेंशियल ईयर यानी जिस फाइनेंशियल ईयर के आप एनुअल रिटर्न लगा रहे हैं उसके टैक्स के पेमेंट का क्या सीन है, तो आप 9 के ऊपर आएंगे। अब 9 में देखो सिंपली क्या है कि भाई पेड थ्रू कैश से कितना किया है और पेड थ्रू आईटीसी कितना किया है। तो 3B के जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे सारे के सारे आ गए। अब जो करंट ईयर का जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर दोगे। तो मेनली आपको इसके अंदर वो 1920 वाले वो एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं क्योंकि उनको प्लस माइनस करके ही आपको यहाँ पे लिखना होता है। ध्यान रखिएगा ये एडजस्टमेंट 2021 का है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये 21-22 का एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे टैक्स पेमेंट है 2021 का। तो उस चीज का आपको ध्यान से रख के इसको फिलिंग करना है। चलो भी हो गया काम। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो जमा करा दिया वो चेंज नहीं होगा, इसमें जो जमा कराया है वो 2021 का कितना है वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अगर उसमें किसी तरह का कोई आपको मिसमैच मिलता है तो। चलो भाई पीछे आते हैं, बैक टू GSTR9 डैशबोर्ड। तो 2021 का हिसाब खत्म, टेबल नंबर 8 नहीं पढ़ा जो लास्ट में पढ़ेंगे। अब आती है बात आगे। अब मैंने आपको नोट कराया था टेबल नंबर 10 और 11 टर्नओवर बेसिस के ऊपर है। किसका? 2021 का कोई सेल 21-22 में दिखाया है उस सिचुएशन के अंदर 10 और 11। तो ये 10 और 11 एक साथ में ही है। फिर मैंने क्या लिखाया था 12 और 13 ITC 2021 का कोई ITC मैंने अगर 21-22 में लिया है अप्रैल टू सितंबर वो यहाँ पे मेंशन होगा। तो ये चारों टेबल एक ही बॉक्स के अंदर है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखिए 10 नंबर के अंदर तो क्या होगा कि अगर आपने कोई सेल दिखाया है 2021 का 21-22 में अप्रैल टू सितंबर तब तो वो आपको 10 नंबर में मेंशन कर देना, यानी उससे वैल्यू आपकी प्लस हुई हो तो। और अगर माइनस हुई है तब आपको 11 नंबर में मेंशन कर देना है। तो 10 और 11 क्या हुए? सेल्स रिलेटेड हुए। 10 नंबर वाला सेल को बढ़ाएगा और 11 वाला सेल को कम करेगा। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे नीचे देखिए टोटल टर्नओवर मेंशन होगा। अब टोटल टर्नओवर में पढ़े 5N + 10 यानी 5N में आपका टोटल टर्नओवर आता है, वो टेबल नंबर 5 में नीचे ही नीचे आएगा। RCM लेस होने के बाद में वहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, मैं भी आपको दोबारा दिखा देता हूं। तो 5N के अंदर आपका क्या हुआ? प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स आ गया RCM को लेस करने के बाद में। इसमें +10 लिखा हुआ है, यानी इसमें जो वैल्यू और लिखोगे वो इसमें सम हो जाएगा। तो ध्यान रखना है अगर टेबल नंबर 4 में आपने एग्जैक्ट लिख दिया है तब तो यहाँ पे वैल्यू लिखने पर वो दोबारा सम हो जाएगा। तो उस केस में वो वैल्यू वहां से थोड़ा सा लेस कर देना और यहाँ पे वो वैल्यू मेंशन कर देना। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे आप दोबारा सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। मुद्दे की बात यही है कि यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर आएगा तो वो थोड़ा सा प्लस और माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 5N + 10 और -11 यानी 11 में जो आप वैल्यू डालोगे तो इसका मतलब क्या होगा? वो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स कम करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब वो जो RCM वाली चीज है यानी जो 5N है वो मैं आपको दोबारा कंफर्म कर देता हूं। देखो बैक टू डैशबोर्ड पे आओ, पहले 4 पे आओ। देखो 4 को मैंने ओपन किया और 4 में देखो क्या लिखा हुआ है 4G
जी में क्या लिखा हुआ है भाई, इनवर्स सप्लाई। तो ये टैक्स तो मुझे जमा कराना है, लेकिन ये मेरा टर्नओवर तो नहीं है ना, ये मेरी एग्जैक्ट मेरी टैक्सेबल वैल्यू तो है ही नहीं ना। तो यहाँ पे बैक आओ और यहाँ पे ये वैल्यू सम हो जाती है, देखो एच प्लस एम, यहाँ पे एच के अंदर ये जी जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो एच प्लस एम हो जाता है, यानी इस वैल्यू में क्या हुआ, आरसीएम हुआ। मैं बैक आया और टेबल नंबर 5 में मैं दोबारा जा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो 4G माइनस है, ये देखो 4G माइनस हो गया ना। अब उसने क्या लिखा था, 5N, यानी 4G माइनस होने के बाद में 5N के अंदर जो क्या वैल्यू आ जाती है, वो टोटल वैल्यू आ जाती है जिसका आपको टैक्स जमा कराना है और आपकी टर्नओवर है। और जैसे 10 नंबर में मेंशन कर दोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पेपर पेंसिल लेके प्लस माइनस कर लेना। एक बार ट्रिकी लगेगा लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा। तो आरसीएम यहाँ पे लेस हो चुका है। चलो भाई बैक आते हैं, दोबारा उसी टेबल में आते हैं। तो 10 और 11 आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आता है भाई 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, रिवर्सल, यानी अगर आपने 2021 का कोई आईटीसी है, वो 21-22 के अंदर रिवर्स किया है, अप्रैल टू सितंबर, मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना, मैं हर बार अप्रैल टू सितंबर ही यूज कर रहा हूं, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो रिवर्सल है आईटीसी का, वो टेबल नंबर 14 में आप डाल दोगे। और कई बार ऐसा भी तो होता है 2021 का आईटीसी, और कई बार नहीं, ये सब जगह ही होता है कि 2021 का आईटीसी काफी ज्यादा हम अप्रैल टू सितंबर में क्लेम करते हैं, तो वो इस टेबल नंबर 13 में मेंशन कर देना है। तो ये क्या हुई, सेल और आईटीसी करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल लगाना है, और नेक्स्ट 21-22 अप्रैल टू सितंबर, इसका टर्नओवर का और आईटीसी का पूरा हिसाब किताब हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं टैक्स पेमेंट की। तो ध्यान से सुनना, अगर कोई टैक्स का पेमेंट आपने 2021 का 21-22 में किया है, तो उसे टेबल नंबर 14 में भी मेंशन करना होगा। सिर्फ वैल्यू लिखने से कुछ नहीं होगा, 14 में भी मेंशन करना होगा, नहीं तो फिर वो पेबल में बैलेंस निकाल देगा, फिर डीआरसी 03 से जमा कराना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो यहाँ पे हमने वैल्यू जो मेंशन करी है 10 के अंदर, उसका टैक्स यहाँ पे जमा कराना है। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि वैल्यू तो मेंशन कर लेते हैं 2021 में ही, लेकिन सिर्फ टैक्स होता है वो 14 के अंदर जमा कराते हैं, सॉरी मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जमा कराते हैं। तो इस केसेस में आपको बस टैक्स ही मेंशन करना है, उसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। तो टेबल नंबर 14 के अंदर आपको पेबल बना कितना टैक्स और जमा कितना करा दिया, ये आपको मैनुअल ढालना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा पेपर के ऊपर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो कोई पैनिक नहीं होगा। चलो भाई काम खत्म। अब एक ही टेबल बच रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो फिर से बता दूं, 9 हमारा हो चुका है क्योंकि वो 2021 के टैक्स का पेमेंट का था, वो मैंने बता दिया। 14 भी टैक्स के पेमेंट का था, वो भी मैंने बता दिया। 10, 11, 12, 13 हो चुका है, 4, 5 भी हो गया, 6, 7 भी हो गया, और बाकी 15, 16, 17, 18 हमारे काम के नहीं है, ऑप्शनल है, नहीं छेड़ेंगे। 19 के बारे में मैं आपको बता चुका। अब मेरा लास्ट टेबल बचता 8। यूं समझ लो कि डिपार्टमेंट इस टेबल नंबर 8 को ही देखेगा और इसका मिसमैच आया, नोटिस आया, तो जो भी एडजस्टमेंट आपको करने हैं वो बाकी टेबल में ही कर लेना आईटीसी के। ये तो नीट एंड क्लीन ही होगा। थोड़ा सा समझा देता हूं, ये जो वैल्यू आई, ये क्या आई कि 2A टोटल आपका आईटीसी कितना बना। देखो एक चीज मैं बता देता हूं यहाँ पे कि आपने जो आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो क्लेम किया है, वो आप वहां पे तो मेंशन करके आ चुके। जो करंट ईयर का जो आईटीसी जो नेक्स्ट फाइनेंशियल में जो आपने क्लेम किया, वो टेबल नंबर 12 और 13 में तो मेंशन आपने कर ही दिया, लेकिन यहाँ पे उस चीज को दोबारा मेंशन करना है, इस चीज का ध्यान रखना। और जो रिवर्सल भी है, जो आपने 12 और 13 में मेंशन करा, उसे भी यहाँ पे दोबारा मेंशन करना है। यानी यूं समझ लो कि 2021 और 21-22 का जो आईटीसी का जो एडजस्टमेंट है, वो यहाँ पे आपको मैनुअल करना होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और इसके अंदर जो वैल्यू आप एडजस्ट करोगे, उसी से ही आईटीसी आपका सेफ होगा। कई बार क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है कि हमने 2 लाख रुपए करंट फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल में क्लेम कर लिए और उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करा, तो जो डिफरेंस बता 2 लाख रुपए का, वो आईटीसी आपका लैप्स हो जाएगा, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपने क्लेम कर लिया, वो आपका एक्सेस हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टेबल नंबर 8 एक्सेल में पहले तैयार कर लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई अच्छे से कर लो और फिर इसी के अंदर डालो।
क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। फर्स्ट वाला क्या हुआ, 2A, पोर्टल ने कितना आपको आईटीसी देना बताया। एक क्लियर और कर दूं, अगर आपका कोई आईटीसी निकल जाता है इस टेबल से और आपको लगता है कि नहीं मैं ये और क्लेम कर सकता हूं, तो आप 9 में क्लेम नहीं कर सकते। यूं समझ लो कि गवर्नमेंट अगर आपके पैसे निकालती है तो वो आपको 9 में जमा कराने पड़ेंगे, और अगर आप गवर्नमेंट के मांगते निकल गए यानी आईटीसी मांगने वाली सिचुएशन में आ गए, तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। वो सितंबर गया, खेल गया। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन मत डालना सर कोई तरीका नहीं है आईटीसी क्लेम करने का। भैया जी कोई तरीका नहीं है, वो गया बस, खत्म, लैप्स हो चुका है वो, बस यहाँ पे रिपोर्टिंग और कर दो उसकी। हाँ भाई, तो 2A कितना आईटीसी हम आपको दे रहे थे और कितना आपने क्लेम करा, ध्यान रखना 6B एंड 6H लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 6H वो रिक्लेम वाला था, तो ध्यान रखना 6B में अगर आपने उस चीज को मेंशन कर दिया तो 6H में दोबारा मत करना, नहीं तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। तो यहाँ पे जो भी हमारा बन रहा था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे इसका फिगर एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या रहा है सी के अंदर कि भाई आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिवर्सल कितना किया, तब तो माइनस में डाल दो, और आपने क्लेम कितना किया तब वैल्यू प्लस में डाल दो, इतना ही खेल है। अब देखो भाई आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ रहा ई में क्या हुआ कि आईटीसी तो आपका बन रहा था लेकिन आपने लिया नहीं। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि छोटे मोटी कोई असेट्स खरीदते हैं या छोटे मोटे कोई एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनका हम आईटीसी क्लेम ही नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे एयरटेल फाइबर का कनेक्शन लगाया, अब वो B2B ट्रांजेक्शन है, उसका इनवॉइस भी आपके 2A में आता है, लेकिन आप उसकी आईटीसी क्लेम करने का झंझट ही नहीं पालते। यार 150 रुपए की आईटीसी आएगी और डायरेक्टली आप एक्सपेंसेस में एंट्री डाल देते हो, तो यहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो कि मैं ले तो सकता था लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं लिया, तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल देना। दूसरा कि भाई ये आईटीसी आई है, ये मैं ले ही नहीं सकता, ये 1000 रुपए मेरे को लेने ही नहीं। अब नीचे देखो, यहाँ पे वैल्यू आ गई लैप्स की, ये आपकी वैल्यू लैप्स हो रही है, तो सेम डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, सेम मैंने कोई मोटर व्हीकल वगैरह खरीद लिया और उसके आईटीसी में क्लेम ही नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली एफ में डाल देंगे। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा जी और एच का, और सेम इनकी प्लस माइनस होके जो के के अंदर जो वैल्यू आएगी उसका मतलब क्या है कि ये आईटीसी मेरी लैप्स हो रही है, यानी अब ये मेरा आईटीसी नहीं है, डिपार्टमेंट इस आईटीसी को खा जाएगा। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कोई आईटीसी क्लेम करा है तो उसको यहाँ पे सी में जरूर मेंशन कर देना, नहीं तो वो आईटीसी लैप्स हो जाएगा और आगे वाला फाइनेंशियल आपका एक्सेस हो जाएगा। तो मेन वही है, इस टेबल नंबर 8 का थोड़ा सा एक्सेल एडजस्टमेंट कर लेना, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ने देखो ये टेबल नंबर 8 का डॉक्यूमेंट डिटेल भी दिया हुआ है, इसे आप एक्सेल में डाउनलोड करके भी इसके एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोई पैनिक नहीं है। दूसरा अगर आपको ये जानना है कि भाई 3B का मेरा टोटल कितना है, जीएसटीआर 1 का टोटल कितना है, वो भी आपके यहाँ पे बटन दिए हुए हैं जो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा, सर मैंने इन टेबल को ओपन कर करके इनमें वैल्यू डाल दी, अब मुझे खुद को नहीं पता कि ऑटो इसमें क्या वैल्यू आई थी, पैनिक मत हो, यहाँ पे ये बटन दे के रखा है तो यहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो मेनली मैंने इन सारी टेबल को काफी डिटेल में आपको समझा दिया है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में और शेयर करता हूँ। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आप अगर ओरिजिनल डेटाबेस के साथ में, चाहे वो एनुअल रिटर्न हो, कंपोजिशन एनुअल रिटर्न हो, 1 हो, 3B हो या आईटीसी के मिसमैच वगैरह हो, ओरिजिनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा ओनली जीएसटी रिटर्न फिलिंग का लाइव कोर्स चलता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बैचेस चल रहे हैं, एडमिशन चालू है, आपको सिंपली हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, स्टोर विजिट करना है और वहां से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इश्यू हो तो आप हमारे इन हेल्पलाइन नंबर पे बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दी है, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूलिएगा कि आज की क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।